हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है और ये जो पर्टिकुलर कंपनी इसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज़। अब ये कंपनी क्या काम करती है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2012 में खुली हुई कंपनी है जो कि जो इन जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में जो काम आते हैं उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर में, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए लेवल में काम आ रहे हों, चाहे वो रिसर्च के टाइम पर काम आ रहे हों। सो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। सो इंजीनियरिंग भी ये उन प्रोडक्ट्स को खुद ही करती है, बनाती भी खुद ही है, बाद में कहीं से भी जुगाड़ कर करा के माल का, और बाद में पूरा प्रोडक्ट बना के कंपनी को प्रोवाइड करती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है उनकी। अब ये कुछ सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये रिएक्टर हो गया, रिएक्टर्स, ये काफ़ी सारे रिएक्टर्स हो गए। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर, ये रोटरी वैक्यूम ड्रायर। सो ये सारी चीज़ें दवाइयों को बनाने में काम आते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स दवाइयों को काम आते हैं बनाने के अंदर में। सो इन्हीं को बनाने वाली एक कंपनी, जो कि अब अगर हम लोग इसके पास्ट के बारे में बात करें तो 2012 में खुली हुई कंपनी है ये। और बाद में इन्होंने ये माइलस्टोन्स टच किए हैं और इनका जो रेवेन्यू था, टर्नओवर था, वो लगभग 50 करोड़ के ऊपर में 2018 में क्रॉस कर गया था। उसके बाद में इन्होंने अभी जो है लेटेस्ट में सीपी के इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया है। सो ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से पैसे उठाने का तो ट्राई कर रही है, बट आज के दिन देख लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पर 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 140 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है कंपनी ने, और यहाँ पर 410 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है, जिनमें से 210 करोड़ ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 200 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर बेसिक रीजंस नज़र आ रहे हैं जो आईपीओ के लेके आने के पीछे रीजंस हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है, दैट इज़ अराउंड 2800 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है। और यहाँ पे अब अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास में किस तरीके से स्टेक है। तो यहाँ पर जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है कांडूला रामकृष्ण, उनके पास में सबसे बड़ा स्टेक है इस कंपनी का, वो मेन प्रमोटर हैं। बट यहाँ पर कंपनी के अंदर में वो ज़्यादा जो मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं, चेयरमैन जो कंपनी के लेवल पे बैठे हुए हैं वो कोई और है, उनका नाम है सांबा शिवा राव गोलापुड़ी। तो ये मेन चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, बट ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। बाकी एक और जो गद्दी संभाल रहे हैं कंपनी के अंदर में, उनका नाम है नागेश्वर राव कांडूला, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और ये प्रमोटर लिस्ट में भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट के अंदर में मेन चल रही है, इन दो की ही चल रही है, बाकी जो मालिक लोग होते हैं उनकी चलती है। बाकी मैनेजमेंट को वो कंपनी के अंदर में क्या चलेगा, किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो ये लोग हैं। तो ये एक मेन प्रमोटर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं नागेश्वर राव कांडूला जी। तो वैसे देखा जाए तो इन्हीं के हाथ में मेनली कंपनी चल रही है। अब देख लेते हैं कि कंपनी जो अब यहाँ से जो किस रीज़न की वजह से, क्योंकि मेन रीज़न होता है कि कंपनी आईपीओ पैसा उठा तो रही है, बट कारण क्या बताया है। तो यहाँ पे जो मेन कारण नज़र आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ कि कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है अपने आप को, और मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने हैं। साथ में कंपनी के ऊपर में लोन थोड़ा ठीक ठाक है, तो लोन को भी चुकाना है 130 करोड़ रुपये का। बाकी मशीनरी वगैरह 10 करोड़ रुपये की खरीदनी है, राइट। तो ये बेसिक रीज़न इन्होंने बताए हैं। और भी रीजन्स हैं। यहाँ पर लगभग कंपनी के पास में एक होली ओन सब्सिडरी है S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर में भी इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाना है 30 करोड़ रुपए का। बाकी और इनको जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो मतलब जो छोटी मोटी जो दूसरी कंपनियां होती हैं इसी सेक्टर में, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना हो गया, उसमें भी 20 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करना चाहती है। सो बेसिक रीजंस नज़र आ रहे हैं, सही रीजंस नज़र आ रहे हैं, बट कंपनी जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में ज़्यादा ध्यान कम दे रही है। अगर उस पर ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो खत्म होने वाली है, दिख रही है। आगे बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव दोनों ही चलते हैं, साथ में मिक्स लेके चलते हैं दोनों को, कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, और कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं, ज़्यादा कुछ मतलब गलत नहीं है वहाँ पर। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो कंपनी के खिलाफ में आज के दिन टैक्स से रिलेटेड 9 केसेस चल रहे हैं, जिसमें 66 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है उसके खिलाफ में एक टैक्स प्रोसीडिंग और चल रही है। कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ में एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है, तो इतना कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी यूज़ में लेती है, दैट इज़ कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि पिन कोड नंबर 500085 पे है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कंपनीज ओन करती है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी लीज पर है। सो दैट्स अगेन ओके।
काइंड ऑफ नेगेटिव भी है बट काइंड ऑफ नॉर्मल है, बिकॉज वो एक अलग चीज़ होती है कि ओन करने के लिए कंपनी को फिर काफ़ी टाइम तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट लीज पे ले रखा है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी दूसरी जगह पर पैसे को इस्तेमाल करके रख सकती है। कई इंडस्ट्री में नॉर्मल भी है, कई इंडस्ट्री में अगर जिसका एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी होती है, इस टाइप के सेक्टर में जो कंपनी होती है उनके लिए ओन करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट अब कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं आज के दिन, तो 460 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी इस साल एम्प्लॉयज़ रिजाइन ड्यूरिंग द फिजिकल 65 लोगों ने छोड़ा है और 127 लोगों ने वापस ज्वाइन किया है, नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी के पास में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी है, बट एट्रिशन रेट इनका काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले सालों में देखते हैं तो एट्रिशन रेट इज़ वेरी हाई। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ में खुश नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं इसको, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा वर्किंग कंडीशंस ठीक नज़र नहीं आ रही, बिकॉज अदरवाइज तो क्यों ही करेंगे चेंज, या तो पैसा ठीक नहीं मिलता होगा या फिर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी। तो एट्रिशन रेट इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा हाई नज़र आ रहा है, दैट्स नेगेटिव। नेक्स्ट, कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज के दिन, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 71% पे SGL यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पर CPK यूनिट 1 और CPK यूनिट 2 जो है इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तो अभी ज़्यादा बची नहीं, बट यहाँ पर ये कुछ यूनिट 2, यूनिट 3 इनके अंदर और यूनिट 1 इनके अंदर में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके आसपास में ही चल रहा है। दैट्स काइंड ऑफ कि अब कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ गुड थिंग कि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट कंपनी को खर्चा भी करना पड़ेगा, और इसमें से थोड़ा सा बहुत पैसा जो IPO से उठा रही है उसमें भी खर्चा कर रही है। ये फैक्ट्री की आपके सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही है जिसको आप देख सकते हैं। अब कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आता है वो जो है पर्टिकुलर रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन। रिएक्शन सिस्टम में जो होते हैं हीट एक्सचेंजर सिस्टम्स होते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं दवाइयों की तो वहाँ पर दो केमिकल्स को आपस में हीट एक्सचेंज करवाई जाती है, उनको सही से सीधे गर्म नहीं कर सकते हम लोग, बट हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो केमिकल्स जो बनाए जाते हैं कि जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वो हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है, तो वो कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे बिक रहे हैं। जैसे पाइप्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, पंप्स हो गए, रिएक्टर्स हो गए, ये कंपनी के सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। दूसरे सेगमेंट के अंदर में स्टोरेज, सेपरेशन एंड जैसे स्टोर करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, वेसल्स हो गए, स्टोरेज करने के लिए चीज़ें, तो वो भी यहाँ पर 32% के आसपास में बिक रहे हैं। और 13% बाकी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्लांट में जा कर के किस तरीके से सेटअप करना है उसकी कंपनी जो है 13% वहाँ से भी कमा रही है। सो अर्निंग इज़ गुड, और कंपनी सारे ही सेक्टर में जिनमें काम कर रही है वो उसमें सही सा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। मेनली हीट एक्सचेंजर वगैरह बिक रहे हैं। कंपनी के जो टारगेट मेनली जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री से भी 13% रेवेन्यू आ रहा है। जैसे हमने कहा था कि कंपनी के केमिकल, अब केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल यूज़ होते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में भी केमिकल यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल से 75% रेवेन्यू आ रहा है, जो कि अच्छा है। पिछले साल 81% था, इस साल 75% ही है। दैट मीन्स कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के भी ऑर्डर्स कंपनी के पास में आ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, कंपनी का फोकस सही जगह जा रहा है, धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड हो रहा है पोर्टफोलियो, दैट्स गुड। अब देख लेते हैं कंपनी के पास में आज के दिन अगर देखा जाए तो ये जो बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पूरा पैसा 756 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 446 करोड़ रुपीज़ लगा हुआ है। बाकी सारा पैसा उधारी का पैसा है, तो उसको भी कंपनी इस साल चुका रही है काफ़ी अच्छा खासा, तो इंटरेस्ट बचेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी निकलेगा। दैट्स अगेन वेरी गुड। तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स के ही मोस्टली इस कंपनी में पैसे लगे हुए रहेंगे, दैट्स वेरी गुड। कंपनी के पास में नेगेटिव चीज़ एक नज़र आती है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट की कंपनी का। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज़, यहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज़, और यहाँ पर भी अगर हम प्रोजेक्शन वाइज देखें तो पूरे साल के अंदर में कंपनी लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी। दैट्स अगेन ग्रेट। नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा निकाल लेगी इस साल, लगभग उम्मीद है कि 70 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल लेगी। दैट्स अगेन वेरी गुड। 12-13% का कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन है रेवेन्यू के मुकाबले, दैट्स अगेन वेरी गुड। अब यहाँ पर ये एक नेगेटिव चीज़ ये नज़र आती है कि कंपनी का रेवेन्यू 2023 के मुकाबले 2024 में जितना बढ़ा है उतना ही कंपनी का लगभग ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गया है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर इस साल भी जो 7 महीने में जो रेवेन्यू पड़ा है उसी हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जो ट्रेड रिसीवेबल वो अगेन बढ़ गया है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव। रेवेन्यूज़ मतलब ट्रेड रिसीवेबल कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी के पास अगर कैश ही नहीं आएगा तो फिर खर्चा कैसे करेगी, आगे के ऑर्डर्स को कैसे देखेगी, लोन फिर से लेना पड़ जाएगा कंपनी को। तो रेवेन्यूज़ अगर इस IPO से जो पैसे उठा रही है उनसे अगर लोन चुका करके इंटरेस्ट का पैसा बचा करके इन्वेस्टर्स को देगी तो वापस वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, VCS साइकिल। तो कंपनी हैज़ टू वर्क ऑन दैट। बाकी अभी जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो कोई पुराने नहीं है, मतलब वो एक साइकिल बंधी हुई है।
तो दिस इज़ काइंड ऑफ अभी तक तो ठीक चीज़ है, अभी तक कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सो ऐसा कुछ खास नेगेटिव पॉइंट अभी तक नज़र नहीं आया है। सो अब एक अगर देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पर कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स हर बार ही बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, इन्वेंट्री में कंपनी का अच्छा खासा खर्चा होता जा रहा है, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ रहा है, इन्वेंट्री में खर्चा बढ़ेगा तो फिर इन्वेंट्री बच भी रही है कंपनी के पास में। तो फिलहाल के तौर पे ठीक है, बट ये दोनों जो सेगमेंट हैं, इन्वेंट्री वाला, ट्रेड रिसीवेबल वाला, रेवेन्यू इतना कुछ खास नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से ये दोनों बढ़ रहे हैं। दैट्स नेगेटिव, राइट। तो अभी कंपनी को इसकी वजह से हो क्या सकता है, कंपनी को फ्यूचर के अंदर में सेल करने में दिक्कत नज़र आ रही है। ऐसी दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है कि कंपनी को अपने आप को पुश करना पड़ रहा है, मार्केट के अंदर में धक्का मारना पड़ा अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो ये फ्यूचर के अंदर में किस तरीके से सस्टेन रह पाएगी, वो एक देखने वाला चीज़ रहेगा। अगर फ्यूचर में कोई भी अगर रेवेन्यू सेगमेंट अगर गलत आता है, ख़राब आता है, तो ऐसी कंपनी से इनिशियल एग्जिट लेना ज़्यादा सही रहता है। मतलब मान के चलिए कि अगर सितंबर में रिजल्ट आए, फिर दिसंबर में नया रिजल्ट आए, तो दिसंबर में रिजल्ट में पिछले दिसंबर के मुकाबले अगर रेवेन्यू घट गया है, नेट प्रॉफिट में घट गए हैं, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो वहाँ से एग्जिट जल्दी ले लेना सही है, क्योंकि आगे वाले जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है इस टाइप की कंपनियों के अंदर में। तो उसमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं हम थोड़ा सा कंपनी का जो कैश फ्लो तो नेगेटिव ही है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन्वेंट्री बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है उसकी वजह से, बट अभी तक मैनेज्ड है, कोई दिक्कत वाली बात अभी फिलहाल के तौर पे कोई नज़र नहीं आ रही। और थोड़ा सा कंपेयर भी करके देख लेते हैं इसी सेगमेंट जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी का पी रेशियो हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज़ 40 का। तो ऑलरेडी इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं GMM फोल्डर एंड ग्लास कोट, HLE ग्लास कोट एंड थर्मैक्स। तो इनका अगर जो पी रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका 54, 84, 75, तो सभी के मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। ध्यान रखिएगा 40 का जो पी रेशियो निकला है दैट इज़ ऑन द प्रोजेक्शन बेसिस, बिकॉज 6 महीने के हिसाब से हमने डबल करके देखा है, उस हिसाब से जो इस IPO कंपनी का हमने पी रेशियो निकाला है। इनका जो पी रेशियो है ये जो है पिछले साल के मुकाबले है, बट कुछ ज़्यादा खास फ़र्क यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आपने इनका पी रेशियो तो पुराने जो डेटा का देख लिया, इसका हमने प्रोजेक्शन वाइज भी कंपेयर किया, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ले रहे हैं। दूसरा, PB रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं तो उस कंपनी का PB रेशियो 5 के हिसाब से आ रहा है, 5 का आसपास, और यहाँ पर इसका जो PB रेशियो है दैट इज़ 10 का, इसका 5.84 का और इसका 5 का। सो PB रेशियो में कुछ ज़्यादा खास अपने को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो कंपनी का लिस्टिंग गेंस में हमें 20-30% का लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बाकी जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर GMP मोर देन 30% चलता है तो हम लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, बट वो जो एक हमने बात की है उस पर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी सी यू टुमारो। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने हिसाब से रिसर्च करके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही डिसीजन लें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेते वक्त। दैट्स ऑल। सी यू टुमारो।